नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल आईएएस विजन में। आज हम लोग बात करने वाले हैं आर्टिकल 16 की और उसका क्या इफेक्ट रहा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म्स में ऑन द मेकिंग ऑफ पॉलिसीज इन दिस कंट्री। और पॉलिसी वो भी एससी एसटी ओबीसी रिजर्वेशन के लिए क्यों ये अच्छा पॉइंट था और उसके आउटकम्स क्या रहे, उन सब के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ये कुछ क्लॉज के साथ में आएगा। आर्टिकल जो 16 है उसके कुछ क्लॉज हैं, 16(1), 16(2), 16(3), 16(4), 16(4)(a), 16(5), 16(4)(b), 16(6). तो ऐसे कुछ क्लॉज हैं, इसके 8 क्लॉजेस हैं और इन आठों के आठों क्लॉज को आपको याद नहीं करना, इनका लॉजिक समझना है, इनका कॉन्सेप्ट समझना है। बिफोर हम शुरू करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर जरूर कीजिए जितना हो सके। मैं यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस एकदम बिना किसी उसके आपके लिए कंप्लीटली प्रोवाइड करने वाला हूं। डेली यहाँ पे एक लेक्चर अपलोड होता है एंड ये आर्टिकल थोड़ा सा लंबा जाने वाला है क्योंकि हम इसके पूरे हिस्टोरिकल एस्पेक्ट एंड सारी चीजों को देखेंगे। तो हुआ ये यार कि कहानी यहां से शुरू होती है। आर्टिकल 16 कहता है कि इक्वालिटी इन अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी देनी है अपॉर्चुनिटी में, किस टर्म्स में? इन टर्म्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, है ना, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के टर्म्स में लोगों को जनरली जो जॉब मिलनी है उसके टर्म्स में इक्वालिटी होनी चाहिए अपॉर्चुनिटीज में। तो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स, ध्यान रखिए सिटीजन्स मींस नो एलियंस, यानी कि ये बाहरी लोगों के लिए वैलिड नहीं है, इंडियन सिटीजन्स के लिए ही वैलिड है। ठीक है। जो गवर्नमेंट जॉब्स है, बेसिकली अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट का मतलब क्या हुआ? गवर्नमेंट जॉब्स। तो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए सबसे पहली बात कौन एलिजिबल है? सिर्फ इंडियन सिटीजन्स, एंड उसमें भी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी दी जानी है, राइट। तो ये कहता है कि देयर शैल बी एन इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स इन द मैटर्स रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट अपॉइंटिंग ऑफ एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। ये इंपॉर्टेंट है। 16 क्लॉज 2 कहता है कि जब इसने 16 क्लॉज 1 ने ये फ्रेमवर्क रख दिया कि इक्वालिटी होनी चाहिए, तो 16 क्लॉज 2 कहता है कि नो सिटीजन, कोई भी सिटीजन ऑन द ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ रेजिडेंस और एनी ऑफ देम। मतलब कि इस बार कितने आए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये 7 ग्राउंड्स पे किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा विद रिस्पेक्ट टू गवर्नमेंट जॉब और एम्प्लॉयमेंट इन ऑफिस अंडर द स्टेट। ओके, एम्प्लॉयमेंट ऑफ ऑफिस अंडर द स्टेट। तो इन 7 ग्राउंड्स के बेसिस पे नहीं, 8वां कुछ ग्राउंड हो सकता है, 9वां हो सकता है, 10वां हो सकता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, nth ग्राउंड्स हो सकते हैं, राइट। लेकिन ये 7 नहीं होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने यूपीएससी एग्जाम क्लियर किया, प्री निकाल लिया, मेंस निकाल लिया, इंटरव्यू में भी गए एंड इंटरव्यू में भी आपके मार्क्स अच्छे आए, सब मिला के आपके मार्क्स काफी अच्छे आए, अबव 55% आए। तो अगर अबव 55% आ रहे हैं आपके मार्क्स तो आपका सिलेक्शन पक्का है। लेकिन फिर भी आपके पास में ऑफर लेटर नहीं आया, आप पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, आपने कहा सुप्रीम कोर्ट, डियर सुप्रीम कोर्ट, माय फंडामेंटल राइट 16 क्लॉज 2 इज बीइंग वायलेटेड। सुप्रीम कोर्ट ने यूपीएससी को बुलाया, बोले क्या ये सच है? क्या इनको डिस्क्रिमिनेट किया गया है? तो यूपीएससी ने कहा जी हां, इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, लेकिन इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन इसलिए नहीं हुआ कि ये किसी पर्टिकुलर रिलीजन को बिलोंग करते हैं, इसलिए नहीं हुआ कि ये पर्टिकुलर रेस को बिलोंग करते हैं, फॉर एग्जांपल तमिल रेस और तेलुगु रेस, ऐसा कोई मतलब रीजन नहीं है। ये नहीं है कि ये ब्राह्मण नहीं है इसीलिए इनको नहीं दिया, किसी पर्टिकुलर कास्ट को
बिलोंग करते हैं या इनका जेंडर हमारे अकॉर्डिंग नहीं है, इसके बेसिस पे, डिसेंट के बेसिस पे, प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे या फिर रेजिडेंस के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन, इनको डिस्क्रिमिनेट किया गया है मेडिकल ग्राउंड्स पे। ये मेडिकली फिट नहीं है, मेडिकली रिकमेंडेड नहीं है, इसीलिए इनको डिस्क्रिमिनेट किया गया। तो 8वां ग्राउंड हो सकता है, 9वां, 10वां, कोई और ग्राउंड हो सकता है, लेकिन इन में से कोई भी ग्राउंड नहीं होने वाला। अच्छा, आप फिर पूछेंगे कि सर जैसे बहुत सारी ना एई जेई की जॉब्स निकलती हैं, है ना, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की निकलती हैं, ठीक है, तो पब्लिक सर्विस कमीशन की स्टेट में जो जॉब्स निकलती है उसमें तो सर बोलता है कि डोमिसाइल मांगता है। तो जी हां, डोमिसाइल और रेजिडेंस दोनों अलग अलग चीजें हैं। डोमिसाइल, रेजिडेंस का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए मेरा एक घर चेन्नई में है, मेरा एक घर मुंबई में है, मेरा एक घर दिल्ली में है, लेकिन मैं जयपुर में रहता हूं और मेरी रहने की इच्छा भी जयपुर में है, तो मेरा डोमिसाइल कहां का होगा? जयपुर का होगा, मेरा डोमिसाइल जयपुर का होगा। हम नागरिकता में सिटीजनशिप वाले पार्ट में ये देख चुके हैं, डोमिसाइल का मतलब होता है कि रेजिडेंस तो है ही, प्लस इंटेंशन ऑफ लिविंग परमानेंट, राइट, इंटेंशन टू लिव इनडेफिनेटली, उस जगह इनडेफिनेट अमाउंट ऑफ टाइम पे रहने की इच्छा, ये डोमिसाइल कहलाती है। तो डोमिसाइल भी होना चाहिए, राइट, डोमिसाइल के बेसिस। अब डोमिसाइल, रेजिडेंस अलग है, डोमिसाइल अलग है, रेजिडेंस अलग है, तो इसीलिए कई स्टेट्स में या कई जॉब्स में डोमिसाइल सर्टिफिकेट मांगता है। एंड कई जगह डोमिसाइल सर्टिफिकेट रहने के लिए आपको 15 साल या उससे ज्यादा आपका रहने का जो प्रूफ है वो दिखाना पड़ता है, तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो डोमिसाइल के बेसिस पे हो सकता है, ध्यान रखना वो रेजिडेंस नहीं है, वो डोमिसाइल है, वो रेजिडेंस नहीं। ठीक है, तो ये तो बातें हो गई इक्वालिटी एंड अपॉर्चुनिटी की। लेकिन अब आ जाते हैं एक्सेप्शंस। जी हां, अब एक्सेप्शंस शुरू होते हैं। तो बेसिकली अभी तक जो आर्टिकल 16 है, जो कि इक्वालिटी एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट अंडर द ऑफिसेज ओन्ड बाय द स्टेट या गवर्नमेंट जॉब्स की बात करें उसमें एम्प्लॉयमेंट में, ये बात करता है इक्वालिटी होनी चाहिए रिलीजन के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस या इनमें से कोई भी, इनके बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ये कहता है। लेकिन अब आ जाते हैं एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस में सबसे पहला आता है रेजिडेंस। ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, पार्लियामेंट को पावर है कि बाय लॉ बना के रेजिडेंस को एज अ क्वालिफिकेशन ऐड किया जा सकता है सर्टेन एरियाज में। ऐसा क्यों? जैसे मान लीजिए कोई बैकवर्ड एरिया है, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स है, तो वहां की समझ एक लोकल आदमी को ज्यादा होगी ना, विद रिस्पेक्ट टू वहां की समझ एक जो पर्सन है जो कि वहां पे नया नया गया है उसके मुकाबले। तो रेजिडेंस जो वहां पे रह रहा है उसके लिए भी ये जो यहां पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करने का प्रावधान दिया गया, इसके लिए पार्लियामेंट को पावर है कि कुछ सर्टेन एरियाज में विद वैलिड जस्टिफिकेशन बाय मेकिंग अ लॉ ऐसा लागू कर दिया जाए। लेकिन उसके भी कैच है। जैसे चलिए पहले इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। आर्टिकल 371J हम पढ़ेंगे आगे चल के। आर्टिकल 371J ये प्लेस ऑफ रेजिडेंस को अलाउ करता है एज क्राइटेरिया। 6 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 6 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं हैदराबाद कर्नाटका रीजन के। एक्चुअली हैदराबाद कर्नाटका रीजन मतलब नॉर्थ कर्नाटका की बात हो रही है। तो उस नॉर्थ कर्नाटका रीजन में ये 6 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनमें अगर कोई जॉब वैकेंसीज हैं, गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज, तो उनके लिए रेजिडेंस भी एक क्राइटेरिया है जॉब के लिए। ये इसका एग्जांपल है। लेकिन ये पार्लियामेंट ही डिसाइड करेगा और साथ के साथ ये सिर्फ और सिर्फ स्टेट लेवल की जॉब्स में अपॉइंटमेंट्स होंगे, यूनियन लेवल के नहीं। यानी कि आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स के लिए नहीं है, ये स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जो आपके जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं उनके लिए है ये, इट इज फॉर देम, राइट। नेक्स्ट, तो यहां पे एक्सेप्शन क्या बन के आया? एक्सेप्शन 16 क्लॉज 3 के फॉर्म में रेजिडेंस को एक्सेप्ट करता है एज ए
वैलिड ग्राउंड फॉर डिस्क्रिमिनेशन ओनली फॉर सर्टेन स्पेसेस, और उसका भी रीजन्स का भी डिसाइड कौन करेगा? पार्लियामेंट, वो भी यूनियन लेवल की जॉब्स नहीं, स्टेट लेवल की जॉब्स के लिए। नाउ 16 क्लॉज 4, ये भी एक्सेप्शंस है। empowers the state to reserve seats in the favor of backward classes, और SC ST तो है ही, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। 1951 में याद कीजिए जो अमेंडमेंट हुआ था, फर्स्ट अमेंडमेंट, उसमें SC ST को सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड होने के चलते इनके अपलिफ्टमेंट के लिए इनको इंक्लूड कर दिया गया था इन द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, इस बेसिस पे कि ये क्लासेस आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड। जैसे मैं आपको एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड का मतलब समझाता हूं। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए SC ST पॉपुलेशन 50%, लेकिन इनका जो रिप्रेजेंटेशन है गवर्नमेंट जॉब्स में, यानी कि इस पॉपुलेशन में से सिर्फ 10%, मतलब आउट ऑफ टोटल सीट सिर्फ 10% लोग ही यहां से आ रहे हैं, SC ST कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे हैं, तो 50% जनसंख्या को किसी भी जॉब में 10% लोग तो जस्टिफाई नहीं कर सकते, तो रिजर्वेशन करना पड़ेगा। क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड है। अभी भी वो जो कास्ट सिस्टम का स्टिग्मा है वो सोसाइटी में है, तो उनके अपलिफ्टमेंट के लिए ऐसा किया जाता है। राइट, सिंपल। अब इसका थोड़ा सा एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं। देखिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी हिस्ट्री समझना कि ये आया कहां से, इसकी शुरुआत कहां से हुई। देखिए, इंदिरा गांधी इमरजेंसी के बाद में इलेक्शंस हुए और इंदिरा गांधी पावर से हटी। 1977 में जनता दल पावर में आई और मोरारजी देसाई इसके प्राइम मिनिस्टर बने। मोरारजी देसाई ने बिहार के एक पॉलिटिशियन थे बीपी मंडल से कहा कि आपके अंडर एक मंडल कमेटी बनाई जाएगी, और इस मंडल कमीशन का फॉर्मेशन हुआ। मंडल कमीशन बना बीपी मंडल की अध्यक्षता में। इनका काम था टू फाइंड वो क्लासेस, फाइंड द बैकवर्ड क्लासेस जो कि SC ST नहीं है, लेकिन फिर भी सोशल एंड इकोनॉमिक बैकवर्डनेस रखती है। राइट, सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड है। कहने का मतलब SC ST में बिलोंग नहीं करते, लेकिन फिर भी सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड्स है। तो ये मंडल कमीशन का फॉर्मेशन हुआ, और मंडल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी, और उस रिपोर्ट में इन्होंने पाया कि भारत में 52% ऐसी जनसंख्या है। जी हां, 52% ऐसी जनसंख्या है जिन्हें आप OBCs कह सकते हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस, अदर बैकवर्ड कास्ट, ये आप कह सकते हैं, अदर बैकवर्ड कास्ट। तो OBCs, अदर बैकवर्ड कास्ट, 52% वो क्राइटेरिया, 52% लोग हैं, पॉपुलेशन है भारत की जो 52% OBCs हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। एंड मंडल कमीशन ने कहा कि अप टू 27% तक इनको रिजर्वेशन होना चाहिए। लेकिन तब तक गवर्नमेंट गिर चुकी थी 1980s में, बिकॉज कोएलिशन गवर्नमेंट थी, ज्यादा दिन टिक नहीं पाई। 1980 में री इलेक्शंस हुए, एंड री इलेक्शंस हुए और इंदिरा गांधी वापस से पावर में आ गई। अगेन शी केम इनटू पावर, बट शी सेट ऑन दिस रिपोर्ट। इन्होंने इस रिपोर्ट पे एक्ट नहीं किया। उसके बाद में असैसिनेशन हुआ इंदिरा गांधी का, एंड राजीव गांधी एरा आया। ये भी दे बोथ सेट ऑन द रिपोर्ट। इन्होंने उस रिपोर्ट पे एक्ट नहीं किया, वर्क नहीं किया, एंड वो रिपोर्ट अभी तक निगलेक्ट होती रही। 1980 से 1990 तक ये रिपोर्ट टोटली नेग्लेक्ट होती चली गई थी। तो अब होता यह है कि राजीव गांधी के टाइम पे वो उनके डिफेंस मिनिस्टर थे VP सिंह।
इन्होंने बोफोर्स स्कैम इसको उजागर किया, बोफोर्स स्कैम को सामने लेके आए, इसका पर्दाफाश किया, या हम यूं बोले कि इस स्कैम को अनवील किया। और इसके बाद में जब इलेक्शंस हुए तो बोफोर्स स्कैम एंड अपनी क्लीन इमेज, इन सब के चलते वीपी सिंह की जीत हुई। वीपी सिंह वॉन एंड ही फॉर्म्ड अ गवर्नमेंट विद कोएलिशन ऑफ लेफ्ट पार्टीज प्लस बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी और लेफ्ट पार्टीज इन्होंने मिलके इनको सपोर्ट दिया एंड वीपी सिंह ने गवर्नमेंट बना ली, ये पीएम बन गए। लेकिन अब थोड़ा सा ये देखिए, आपको समझना होगा मेंटालिटी। वीपी सिंह पीएम है, सपोर्ट लेफ्ट पार्टीज का है। लेफ्ट मींस आपके कम्युनिस्ट पार्टीज हैं, इनमें आपकी मार्क्सिस्ट पार्टीज हैं जो कि इंटरनली कंट्री को देखना चाहती है। और बीजेपी इट इज प्रो नेशनल, प्रो ग्लोबलाइजेशन, ये ग्लोबलाइजेशन की बात करती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करती है। तो राइट पार्टी तो एकदम एक्सट्रीम पोलर्स हैं, ये पोलर ऑपोजिट्स हैं, तो कोएलिशन चल नहीं सकता और चला भी नहीं। उसके बाद में हुआ ये कि वीपी सिंह को लगा कि अब काम चलने नहीं वाला, बहुत जल्दी मामला खत्म होने वाला है, लेकिन मुझे अपनी लेगेसी छोड़ के जाए। ही वांटेड टू लीव ए लेगेसी बिहाइंड, राइट, ही वांटेड टू लीव अ लेगेसी बिहाइंड। एक लेगेसी छोड़ के जाना चाहते थे, अपना एक नाम छोड़ के जाना, एक डेंट छोड़ के जाना चाहते थे। दैट इज व्हाई ही एक्टेड ऑन दिस मंडल रिपोर्ट, और मंडल रिपोर्ट को लागू कर दिया गया। और तो और यहां पे 27% रिजर्वेशन ओबीसीज के लिए अप्लाई कर दिया गया, और यह कानून बन गया कि ओबीसीज के लिए 27% रिजर्वेशन लागू रहेगा। अब बीजेपी वॉज इन अ फिक्स, बीजेपी एक दुविधा में थी। एक तरीके से बीजेपी को था कि वो अपने एम को फॉलो करे या वीपी सिंह के एम को फॉलो करे। वीपी सिंह का एम मतलब मंडल रिपोर्ट, राइट, और जो कि लागू हो गया, इन्होंने सपोर्ट भी किया। अब बारी आई बीजेपी को अपने एम यानी कि मंदिर के फॉलो करने की। लाल कृष्ण आडवाणी, इन्होंने राम मंदिर के लिए नेशन वाइड कैंपेन किया, रथ यात्रा की घोषणा की। वीपी सिंह ने क्रिटिसाइज किया। इसके बाद में बीजेपी ने अपना कोएलिशन, अपना सपोर्ट खींच लिया। नो कॉन्फिडेंस के चलते यह सरकार गिर गई। री इलेक्शंस हुए एंड री इलेक्शंस के बाद में सरकार बनती है पीवी नरसिम्हा राव की। अब पीवी नरसिम्हा राव ने जो सरकार बनाई, कोएलिशन गवर्नमेंट थी ये भी, इन्होंने कहा ठीक है 27% तो लागू हो गया, अब 10% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को भी मिलना चाहिए। ये स्टिग्मा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को भी ऊपर उठाने के लिए रहना चाहिए, क्योंकि स्टिग्मा सिर्फ और सिर्फ सोशल एंड एजुकेशनल नहीं है, इकोनॉमिक भी है। गरीबों को भी आगे बढ़ाना चाहिए। नेशन वाइड प्रोटेस्ट हो रहे थे 27% के लिए। एक स्टूडेंट गोस्वामी खुद को आग लगाई, सेल्फ अनाइलेट। अब इंदिरा सानी, शी वॉज अ लॉयर, एंड जब वो अपने कार से जा रही थी, उन्होंने ये प्रोटेस्ट देखे एंड उन प्रोटेस्ट के बाद में उन्होंने डिसाइड किया एक पीआईएल दाखिल करने का, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन अगेंस्ट, ये इंपॉर्टेंट है, अगेंस्ट 27% रिजर्वेशन ऑफ ओबीसी। सो ये एक बहुत ही लैंडमार्क केस है, इंदिरा सानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992 का। इस सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग हम लोग देखेंगे और लैंडमार्क डिसीजन इसीलिए है क्योंकि इसने वंस एंड फॉर ऑल इस मैटर को सुलझा दिया। देखिए, केस पहुंचा, इंदिरा साहनी ने कहा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आपने आर्टिकल 16 क्लॉज 2 में कहा है कि किसी भी फॉर्म में, किसी भी बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। लेकिन यहां पे 16 क्लॉज 4 कॉन्स्टिट्यूशन में
जो अमेंडमेंट है ये कहता है, और मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट है इसके बेसिस पे 27% जो आरक्षण दिया गया है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पीआईएल को एक्सेप्ट किया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुछ लीगल प्रिंसिपल्स को आप देखिए, कुछ लीगल प्रिंसिपल्स को आप देखिए और उसके बाद में अपन डिसाइड करेंगे कि वेदर इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉट। पहला 16 क्लॉज 4 इज एनेबलिंग। एनेबलिंग क्लॉज का मतलब है कि एनेबल करता है गवर्नमेंट को अब पॉलिसीज अकॉर्डिंगली बनाने के लिए। 16 क्लॉज 4 एक एनेबलिंग क्लॉज है, ये अलाउ करता है। इसमें बैकवर्ड क्लासेस की बात हुई, मंडल कमीशन जो बना उसने उन बैकवर्ड क्लासेस को आइडेंटिफाई किया, तो यस 27% ऑफ जो हमारा रिजर्वेशन है ओबीसीज को ये वैलिड है। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था, एनेबलिंग क्लॉज है। दूसरा पॉइंट कि कोई भी रिजर्वेशन पॉलिसी बैकवर्ड क्लासेस के लिए 5 कॉन्स्टिट्यूशनल कंडीशंस को, रिक्वायरमेंट को फुलफिल करनी चाहिए। अब वो 5 कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट्स कौन कौन सी थी? ए, सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस। क्या वो क्लास जिसको रिजर्वेशन देने की बात हो रही है वो सोशली एंड इकोनॉमिकली एजुकेशनली बैकवर्ड है? ठीक है, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्डनेस को देखना चाहिए। दूसरा, बैकवर्ड क्लासेस नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड, कि देखिए इसका मतलब मैं वापस समझाता हूं, मंडल रिपोर्ट से और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इन गवर्नमेंट जॉब्स जैसे कि सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्डनेस है, उसके अलावा जैसे 52% कहा गया पॉपुलेशन ऐसी है जो कि अदर बैकवर्ड क्लासेस है, तो ओबीसीज की जो पॉपुलेशन है वो 52% है, लेकिन अगर गवर्नमेंट जॉब्स में उनकी हिस्सेदारी सिर्फ 10% है तो यस रिजर्वेशन देने की जरूरत है। एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तीसरा, क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट लगेगा। देखिए क्रीमी लेयर की डेफिनेशन टाइम एंड टाइम चेंज हुई। जब इंट्रोड्यूस किया गया तो 1 लाख की इनकम, फिर उसके बाद में 2006-7 में इसको चेंज कर दिया गया 3 लाख, फिर 2013 में इसको 6 लाख एंड अभी इट इज 8 लाख की इनकम। तो क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट लगेगा। क्रीमी लेयर का मतलब क्या है कि वो लोग, वो कैंडिडेट्स जिनके जो पेरेंट्स हैं दे आर इन गवर्नमेंट जॉब, उसके अलावा जिनकी इनकम 8 लाख से ऊपर है, 5 एकर्स ऑफ लैंड ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड से ज्यादा उनके पास में है, या 1000 स्क्वायर फीट या उससे ज्यादा की प्रॉपर्टी है, वो क्रीमी लेयर में आएंगे। ठीक है, तो क्रीमी लेयर के लिए रिजर्वेशन नहीं है, कॉन्सेप्ट ऑफ क्रीमी लेयर लगेगा। रिजर्वेशन कभी भी 50% से ज्यादा नहीं हो सकता, कैन नेवर बी ग्रेटर देन 50%। रिजर्वेशन कभी भी 50% से अधिक नहीं होगा। एंड पांचवा है जो ओवरऑल एफिशिएंसी है, सिस्टम की ओवरऑल एफिशिएंसी शुड नॉट बी इफेक्टेड, उससे एफिशिएंसी इफेक्ट नहीं होनी चाहिए, एफिशिएंसी अफेक्टेड नहीं होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए आर्टिकल 335 क्या कहता है, और ये सब्जेक्टिव लॉ है, ये कहता है कि आप कुछ भी करो, पॉलिसीज बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सिस्टम की एफिशिएंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, कार्यशैली पे, कार्यक्षमता पे कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, अब आप पूछेंगे कि सर एक मिनट, स्पेशल केस ऑफ तमिलनाडु की बात कर ले जरा। तमिलनाडु में तो 69% रिजर्वेशन है टोटल जॉब्स में। हालांकि ये केस पेंडिंग है अभी सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में ये आपका केस जो है वो पेंडिंग है, और ये 69% रिजर्वेशन की बात करता है, 50 से ज्यादा हुआ, तो ये कैसे है? जो तमिलनाडु गवर्नमेंट है उसका आर्ग्यूमेंट है कि हमारी जो पॉपुलेशन है उसमें सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस बहुत ज्यादा हैं, उनका डोमिनेंस ज्यादा है, उनके नंबर ज्यादा हैं,
तो इसीलिए उनको जस्टिस देने के लिए, उनको बेनिफिट्स देने के लिए ये जरूरी है कि ऐसा किया जाए, ठीक है। और ये जो लॉ है, ये जो 69% ऑफ रिजर्वेशन का लॉ है, ये शेड्यूल 9th में है। अब शेड्यूल 9th में जितने भी लॉज हैं उनको प्रोटेक्शन रहती है। प्रोटेक्शन का मतलब ये हुआ कि इन लॉज को वायलेट, ये कोई भी प्रोविजन को वायलेट कर सकते हैं, दे कैन वायलेट एनी प्रोविजन। अगर शेड्यूल 9 में किसी भी लॉ को रखा गया, दे कैन वायलेट एनी प्रोविजन, प्रोवाइडेड, केशवानंदा भारती केस में यही हुआ था, जो 15 वाला, आर्टिकल 15 वाला लेक्चर था, उसमें मैंने बताया था कि आप कुछ भी कीजिए, शेड्यूल 9 में रखिए कोई बात नहीं, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को आप नहीं छेड़ेंगे, राइट। तो ये जो लॉ है इनका, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने जो 69% ऑफ रिजर्वेशन का लॉ दिया है, ये शेड्यूल 9 में है एंड ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं छेड़ता। हालांकि ये केस पेंडिंग है अभी सुप्रीम कोर्ट में, और जो तमिलनाडु गवर्नमेंट का आर्ग्यूमेंट है वो भी मैंने आपको बताया। अच्छा, तो ये दो बातें हुई, और जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट था उसमें एक तीसरी बात भी थी, वो ये थी कि 16:4 जो आर्टिकल है वो रिजर्वेशन देने की बात करता है, रिजर्वेशन देने की बात करता है, वो सिर्फ और सिर्फ ओनली एट एंट्री लेवल, सिर्फ एंट्री लेवल पे रिजर्वेशन की बात करता है, नॉट इन प्रमोशन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 92। अच्छा, इस केस को मंडल केस भी कहा जाता है, क्योंकि मंडल कमीशन के एप्लीकेशन पे ही था, तो इसे मंडल केस भी कहा जाता है ना। और ध्यान रखना ये एससीज एसटीज के लिए नहीं था, ये एससीज एसटीज के लिए नहीं था, ये आपका ओबीसीज के रिजर्वेशन के लिए था, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो चौथा वर्डिक्ट था वो इनका ये कहना था कि जो रिजर्वेशन है वो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस पे नहीं होगा, ठीक है। रिजर्वेशन इकोनॉमिक बैकवर्डनेस पे नहीं होगा, क्योंकि अगर आपको ध्यान हो तो उस समय जो नई सरकार आई थी, पीवी नरसिम्हा राव, आफ्टर री इलेक्शन, इन्होंने कहा था 10%, ये रेजोल्यूशन था गवर्नमेंट का, 10% रिजर्वेशन देना इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को। तो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस के लिए जो सुप्रीम कोर्ट है उसने स्ट्रिक्टली मना कर दिया, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ दो ही बैकवर्डनेस को आइडेंटिफाई करता है, सोशल एंड एजुकेशन, ठीक है। तो ये था इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992 और मंडल केस 1992, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी लैंडमार्क जजमेंट बाय सुप्रीम कोर्ट। अब आगे आते हैं, कहानी फास्ट फॉरवर्ड करके, आर्टिकल 4A। सबसे पहली बात, इसको तो 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1995 के थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया। यहां पे देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था अपने थर्ड पॉइंट में कि एंट्री लेवल पे होगा, प्रमोशन में नहीं होना चाहिए, ठीक है, रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 4A 16(4)A इंट्रोड्यूस किया गया 95 में, 3 साल बाद ही। रिजर्वेशंस इन द प्रमोशन, अब प्रमोशन की भी बात हुई, लेकिन एससीज एंड एसटीज की, ओबीसीज की नहीं, ठीक है, इन पब्लिक सर्विस इफ इन ओपिनियन ऑफ द स्टेट मेंबर्स ऑफ दीज कमिटीज आर नॉट, किस बेसिस पे, जब स्टेट को लगेगा कि अगर इनका एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो प्रमोशन में भी ये रिजर्वेशन पॉलिसी आई। अब एक्चुअली क्या है, इसमें दो और केसेस हम लोग देखेंगे। हुआ ये कि यहां पे रिजर्वेशन प्रमोशन की बात हुई एससीज एंड एसटीज के लिए, ओबीसीज के लिए नहीं। इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस किसके लिए था, ओबीसीज के लिए था। तो ये वाले पॉइंट में आप कंफ्यूज होंगे, इसलिए मैंने मार्क भी किया। तो ये वाला पॉइंट वहां पे वैलिड, मतलब ये वाले पॉइंट को वायलेट नहीं कर रहा है, और आगे चल के हम लोग एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में हम लोग देखेंगे इसे, ठीक है। अब होता यह था कि एंट्री लेवल पे ठीक है जॉब मिल जाती थी, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन होता था प्रमोशन में, इसके लिए इस एक्ट को लेके आया गया। अब
एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2006 में इसका जजमेंट आया, केस तो तभी हो गया था खैर। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट डीम्ड इट कॉन्स्टिट्यूशनल, इसने कहा कॉन्स्टिट्यूशनल है लेकिन रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ रिक्वायरमेंट्स रख दी, जैसा कि पहला, एससीज एंड एसटीज आर सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड, यह आपको प्रूव करना होगा, ठीक है। और दूसरा, एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है, एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तीसरा, एफिशिएंसी, जो आर्टिकल 335 था, आर्टिकल 335 वो वायलेट नहीं होना चाहिए, यानी एफिशिएंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, एफिशिएंसी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आर्टिकल 335 यही कहता है कि सिस्टम की एफिशिएंसी पे कोई फर्क नहीं पड़े, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एम नागराज केस के बाद में आप जरा ये देखिए, यूपी स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड वर्सेस राजेश कुमार 2012, इस केस को जरा हम लोग देखते हैं। तो इसमें इन्होंने कहा, मायावती की गवर्नमेंट थी तब, और इन्होंने कहा कि हम लोग प्रमोशन में रिजर्वेशन दे रहे हैं, ठीक है। अब प्रमोशन में रिजर्वेशन दे रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट पे मामला पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा चलो ठीक है, ये तो प्रूव करो, चलो ये प्रूव कर दो कि सोशल एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस को आप दे रहे हो, ये प्रूव करो, नंबर्स दो, आप नंबर्स दो कि आपके पास में इन तीनों की जस्टिफिकेशन हो रहा है या नहीं, इन तीनों पॉइंट्स का। यूपी गवर्नमेंट से मांगा गया, ये फेल हो गए, ये नहीं दे पाए, तो उस प्रमोशन पॉलिसी को रद्द कर दिया गया, उस प्रमोशन पॉलिसी को रद्द कर दिया गया कि ये लोग क्वांटिफाइबल डेटा दे ही नहीं पाए थे, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में। और एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, जो इंदिरा साहनी केस 1992 वाला है, इसको वायलेट नहीं करता, क्योंकि ये ओबीसी के लिए है। कई बार क्वेश्चन ये भी बन सकता है, ये एससीज एसटीज के लिए था, तो ये वायलेट नहीं करता, उसके अगेंस्ट नहीं जाता, कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करता, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने फिर सोचा कि ठीक है, रुको, गवर्नमेंट ने अपना एक बिल इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की कोशिश की, और गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है, हम लोग एससीज एंड एसटीज को बोल ही देते हैं दे आर डीम्ड सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड। इन्होंने एक बिल लाने वाले थे जिसमें एससी एसटी को डीम कर रहे थे, बोल रहे थे कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड है। अगर ये बिल आ जाता तो फिर इनको नंबर्स देने की जरूरत नहीं, राइट। लेकिन तब तक लोकसभा डिसॉल्व हो गई, लोकसभा डिसॉल्व हो गई, उसके बाद में जो बिल है वो भी लैप्स हो गया, तो ये बिल लैप्स हो गया पूरा का पूरा, ठीक है। ये था एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड यूपी स्टेट, उत्तर प्रदेश स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड वर्सेस राजेश कुमार केस 2012। मायावती की गवर्नमेंट थी उस समय। अब जरा हम लोग बात कर लेते हैं हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रिजर्वेशन की, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे ओबीसीज में 27% रिजर्वेशन है, तो अगर ओबीसीज को 27% रिजर्वेशन है, तो ओबीसीज में अलग अलग कास्ट होंगी, जैसे फॉर एग्जांपल ए है, बी है, सी है, डी है, मे बी आई मीन डिफरेंट कास्ट आर देयर। तो इनमें इनको 4% रिजर्वेशन, किसी को 3%, पॉपुलेशन के बेसिस पे, रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे, कितने बैकवर्ड हैं उसके बेसिस पे। आप देखते हैं कई बार गुज्जर आंदोलन होता है, जाट आंदोलन होता है, तो ये भी उसी में अपने सेपरेट रिजर्वेशन की मांग करते हैं। तो दिस इज द डिफरेंशिएशन, एंड यहां पे ये 27% को यूनिफॉर्मली इनके पॉपुलेशन के बेसिस पे, इनके बैकवर्डनेस के लेवल के बेसिस पे देख के किया जाता है, एंड ये कॉन्स्टिट्यूशनल है। तो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूशनल है सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, राइट। अच्छा, अब ये होता है कि कुछ स्टेट्स हैं
जैसे वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ये क्या कहते हैं, इन्होंने 8 से 12% मुस्लिम्स को भी रिजर्वेशन देना चालू कर दिया इसी में। ठीक है, अब यह हुआ कि नया केस आया, टी मुरलीधर राव वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्रा। तो टी मुरलीधर राव वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्रा केस, इस केस में इसको चैलेंज किया गया कि व्हाई यू आर गिविंग reservation to Muslims, why these states are giving reservation to Muslims, right? तब आंध्रा गवर्नमेंट के द्वारा यह आर्गुमेंट पेश किया गया कि हम ये जो रिजर्वेशन दे रहे हैं ये सबके लिए, सारे मुस्लिम्स के लिए नहीं है, ये उन मुस्लिम्स के लिए है जो कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड है। अगर आप सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड मुस्लिम्स को इंक्लूड नहीं करेंगे इसमें रिजर्वेशन पॉलिसी में, तो इसका मतलब है कि ये पूरा का पूरा आर्टिकल ही कम्युनल है, ये पूरा का पूरा आर्टिकल ही कम्युनल है, राइट? क्योंकि जो ओबीसीज होंगे वो तो फिर हिंदू कम्युनिटी को बिलोंग करेंगे। तो इसी बेसिस पे टी मुरलीधर राव वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्रा में भी एक लैंडमार्क जजमेंट आया, जिसमें यह कहा गया कि ओबीसी रिजर्वेशन कैन बी एक्सटेंडेड टू, ध्यान से सुनना, ओबीसी रिजर्वेशन कैन बी एक्सटेंडेड, ये हॉरिजॉन्टल जो डिस्ट्रीब्यूशन है रिजर्वेशन का, कैन बी एक्सटेंडेड टू सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड मुस्लिम्स एज वेल। ठीक है, लेकिन सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड होने चाहिए मुस्लिम्स, राइट? चलिए इस बेसिस पे। अच्छा, अब जरा मैं वर्टिकल रिजर्वेशन की बात कर लेता हूं। मान लीजिए कि 1000 सीट्स आई, 1000 वैकेंसीज आई, ओपनिंग्स आई, सीट्स आई गवर्नमेंट जॉब में, फॉर एग्जांपल यूपीएससी मान लीजिए। तो अगर हम लोग मिला दें जैसे कि 15% एससीज के लिए, राइट, 15% एससीज के लिए और 7.5% एसटीज के लिए एंड 27% हमारा ओबीसीज के लिए, तो ये टोटल हो जाता है 49.5%, यानी कि 495 सीट्स, इससे ज्यादा नहीं है। और यहां कर दें तो 505 सीट्स, ये जनरल के लिए, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। ठीक है, अब मान लीजिए कि इसमें से और हर साल लगभग ऐसा होता ही है कि कुछ सीट्स रह जाती है। मान लीजिए 100 सीट्स रह गई, 395 भरपाई 100 रह गई। अब कैरी फॉरवर्ड पॉलिसी ये कहती है कि इन सीट्स को अगले साल तक ट्रांसफर कर दिया जाए, इन्हें अनरिजर्व कैटेगरी से नहीं भरवाया जाएगा। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा मुरलीधर राव वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्रा केस में कि ये गलत हो रहा है, इसको आप nth नंबर तक नहीं, आप सिर्फ 3 साल तक इसको, 3 टर्म्स तक, अगले 3 टर्म्स तक आप इसको कैरी फॉरवर्ड कीजिए, उसके बाद ये लैप्स हो जाएगी। 3 टर्म्स के बाद में इसे लैप्स होना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हुआ ये कि गवर्नमेंट ने एक नया अमेंडमेंट किया और कैरी फॉरवर्ड पॉलिसी लेके आए। 2008 में 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसको इंट्रोड्यूस किया गया और इसको वर्टिकल रिजर्वेशन भी कहते हैं। वर्टिकल रिजर्वेशन के अनुसार आप अब 3 टर्म्स तक नहीं रुकेंगे, आप इसे 4th टर्म, 5th टर्म, 6th टर्म, nth नंबर ऑफ टर्म तक लेके जा सकते हैं। अब इससे फर्क क्या पड़ेगा, अब सीट्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आइए जरा मैं इसको थोड़ा सा आपको पहले कंफ्यूज करता हूं। मान लीजिए 1000 है, 1000 में से फॉर एग्जांपल कैलकुलेशन इजी करने के लिए 500 इधर, 500 इधर, ये है रिजर्व कैटेगरी, रिजर्व क्लास, ये है अनरिजर्व क्लास। इसमें से 100 नहीं भरी, 400 ही भर पाए, तो 100 जो है वो आपकी क्या हो गई, कैरी फॉरवर्ड चली गई, है ना। अगले साल भी 1000 आती है, तो अगले साल कैरी फॉरवर्ड होके जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसमें 500 ही है, और इसमें अगर ये 100 जोड़ दे तो ये तो 600 हो गया और ये 500 हो गया। तो यार ये तो वायलेट कर गया, 50% वाले जजमेंट को, कि 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसका एक्सप्लेनेशन इसी पॉलिसी में है, वो ये है
कि ये जो सीट्स कैरी हो रही हैं, पहली बात ये तो n नंबर ऑफ ईयर्स तक चल सकती हैं, ठीक है, और इसमें रिजर्व वालों को नहीं मिलेगा सीट, इनमें रिजर्व वालों को नहीं बैठना, कैरी फॉरवर्ड होगा, n नंबर ऑफ ईयर्स तक हो सकता है ना, इसकी फिलिंग नहीं होगी, अगर नहीं हुई तो नहीं होगी, आगे कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा, n नंबर ऑफ ईयर्स तक होता रहेगा। और साथ के साथ ये जो 50% आप कैलकुलेट कर रहे हैं ना, ये 50% आप नई वैकेंसी पे नहीं, एडेड वैकेंसी पे नहीं करेंगे, जो ओरिजिनल उस साल आई है उस पे करेंगे, राइट। तो नंबर ऑफ सीट्स पे कीजिए, आप ये कैरी फॉरवर्डेड सीट्स पे मत कीजिए, तो 50% वाला भी रहता है। सो दिस इज हाउ आर्टिकल 16(4)(b) इंक्लूडेड कैरी फॉरवर्ड पॉलिसी, वर्टिकल रिजर्वेशन। वर्टिकल रिजर्वेशन मतलब ये ऊपर चलता चला जाएगा, कैरी फॉरवर्ड ऐसे होता चला जाएगा सब्सिक्वेंट ईयर्स में। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मींस हॉरिजॉन्टली सबको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, राइट। तो ये वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के कॉन्सेप्ट्स थे। नेक्स्ट, आर्टिकल 16 clause 5. Nothing in this article shall affect the operation of any law which provides the incumbent of an office in connection with affairs to any religious, denominational institution or any, ये इंपॉर्टेंट है, जैसे मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं, इतनी अंग्रेजी है इसमें, एग्जांपल से देखिए, वक्फ बोर्ड्स होते हैं, तो यार वक्फ बोर्ड्स जो हैं, इनमें जो अपॉइंटमेंट अगर होती है गवर्नमेंट के थ्रू, इफ दे आर ओन्ड बाय गवर्नमेंट, एंड इनमें अगर अपॉइंटमेंट होती है तो ऑब्वियसली मुस्लिम्स को ही प्राथमिकता दी जाएगी, मुस्लिम्स एंट्री ही होगी। टेंपल्स में जो महंत होंगे, फॉर एग्जांपल सम टेंपल्स आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, एंड उसमें अगर एंट्री होती है, उसमें अगर महंत नियुक्त किया जाता है तो वो एक हिंदू ही होगा। तो प्रोफेसिंग अ पर्टिकुलर रिलीजन, पर्टिकुलर डिनोमिनेशन ऑफ जॉब में एक पर्टिकुलर रिलीजन के व्यक्ति को ही मतलब जॉब मिलेगी, इसके लिए गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसी बनाने के लिए किसी भी तरीके से बाध्य नहीं है, ठीक है, वो आराम से पॉलिसी बनाएगी और किसी को क्वेश्चन, किसी के फंडामेंटल राइट्स को ये क्वेश्चन नहीं हो पाए, क्योंकि ऑब्वियसली ये यहां पे सेक्युलरिज्म की बात नहीं आ सकती, बिकॉज इफ अ पर्टिकुलर पर्सन इज प्रोफेसिंग एनी रिलीजन तो वो उसका इंटरनल चॉइस है ना, और उसको आप बोलें कि ठीक है एक हिंदू पर्सन जाके वक्फ बोर्ड की चेयरमैनशिप ले, वो सही नहीं है। एक मुस्लिम जाके पूजा करे तो वो उसके लिए सही नहीं है, सेल्फ के लिए वो हो सकता है उसको अपोज करे। तो दैट इज व्हाई ऐसे डिनोमिनेशनल इंस्टीट्यूशंस में, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में रिलीजन के बेसिस पे अपॉइंटमेंट्स हो सकती है, राइट। 16(5) ये कहता है। तो ये सारे एक्सेप्शंस ही चल रहे हैं अभी तक। अच्छा, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंटरेस्टिंग है। तो 16 क्लॉज 6 इसने 10% रिजर्वेशन दे दिया, किसको? ईडब्ल्यूएस को, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को, और जो कि जिनको एससी एसटी और ओबीसी का नहीं मिल रहा बेनिफिट, जिनको बेनिफिट मिल रहा है उनके लिए नहीं है, जिनको बेनिफिट नहीं मिल रहा उनके लिए, तो बचे कौन से? अपर क्लास। तो ये अपर क्लास रिजर्वेशन कहलाया, अपर क्लास रिजर्वेशन पॉलिसी कहलाई। हालांकि इसका ड्राफ्ट, ये रेजोल्यूशन पीवी नरसिम्हा राव के गवर्नमेंट में था, रेजोल्यूशन था सिर्फ, लेकिन इसको इफेक्ट में लाया गया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019। 15 क्लॉज 6 भी इसी के थ्रू आया था, मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन के लिए इकोनॉमिक क्राइटेरिया पे भी ये दिया गया। लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, एंड इसको भी चैलेंज किया गया है, इसकी वैलिडिटी को चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। तो इसके प्रॉब्लम्स क्या हैं? पहला तो अगर हम यहां पे देखें तो इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारा संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आइडेंटिफाई ही नहीं करता किसको? इकोनॉमिक बैकवर्डनेस को, सिर्फ और सिर्फ सोशल एंड जो हमारा एजुकेशनल बैकवर्डनेस है उसको आइडेंटिफाई करता है। दूसरा, आप किसी भी इंडिविजुअल को जो पुअर कम्युनिटी में बिलोंग करता है, उसके लिए आप कहते हैं कि इनकम जो है, जो उसकी एनुअल इनकम है, वो लेस देन 8 लाख होनी चाहिए पर एनम, पर ईयर लेस देन 8 लाख होनी चाहिए, ठीक है।
और जो उसका फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चरल लैंड है वो लेस देन 5 एकर्स होना चाहिए, या फिर उसकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है वो लेस देन 1000 स्क्वायर फीट की प्रॉपर्टी ओन करना चाहिए, तो वो इसका बेनिफिट ले सकता है, ईडब्ल्यूएस का बेनिफिट ले सकता है। लेकिन इसमें क्या है, जो इसके अगेंस्ट में चीजें आई है ना, इसके अगेंस्ट में चीजें आई 15(6) के अगेंस्ट में भी है ना। तो क्राइटेरिया क्या था, एनुअल इनकम लेस देन 8 लाख, जो पर्सनल प्रॉपर्टी है वो लेस देन 1000 स्क्वायर फीट, और साथ के साथ में जो एग्रीकल्चरल लैंड है शुड बी लेस देन 5 एकर्स। ठीक है, तो ये होगा 15(6) भी इसके अंडर डिबेटेड है। क्यों? क्योंकि आप देखिए जो गोल था रिजर्वेशन का, वो गोल क्या था, गोल क्या था, गोल था कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड जो कम्युनिटीज हैं उनके अपलिफ्टमेंट के लिए। ठीक है, कभी भी इकोनॉमिक बैकवर्डनेस गोल नहीं रहा। इकोनॉमिक बैकवर्डनेस कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन ने आइडेंटिफाई नहीं किया। क्यों? क्यों? फॉर एग्जाम्पल अगर बात किया जाए तो पहली चीज तो ये यहीं पे फेल हो जाता है कि इनकंसिस्टेंसी इन इनकम। फॉर एग्जाम्पल मैं एक फार्मर हूं, ठीक है, मैं एक फार्मर हूं और मैंने इस साल खेती की, मुझे 5 लाख का ही आमदनी हुआ, लेकिन अगले साल बारिश अच्छी हुई, मेरी आमदनी 10 लाख की हो गई। तो मैं तो एक साल के अंदर ही पुअर से, इकोनॉमिकली वीक से इकोनॉमिकली स्ट्रांग सेक्शन में आ गया। तो ये काफी इनकंसिस्टेंट है, काफी ज्यादा इनकंसिस्टेंट है जो नॉन सैलरीड क्लास है उसके लिए, अनरिजर्व क्लासेस है उनके लिए। ठीक है, राइट। अच्छा, दूसरी चीज, ये जो आर्टिकल है 16(6) ये कह रहा है इस पॉलिसी के तहत जो अनरिजर्व्ड क्लासेस है ना और जो बैकवर्ड क्लासेस हैं ये सेम है, क्योंकि दोनों को रिजर्वेशन मिल गया है ना। जबकि ये फिर वायलेशन में आ गया किसका, आर्टिकल 14 का। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 14 कहता है, आर्टिकल 14 का कहना है कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, लाइक्स शुड बी ट्रीटेड अलाइक। एक व्यक्ति जो दलित कम्युनिटी को बिलोंग करता है फॉर एग्जाम्पल, वो उसके साथ में सोशली इनजस्टिस हुआ है, और जो पुअर है उसके साथ सोशल इनजस्टिस नहीं हुआ। आज भी फॉर एग्जाम्पल मैं देता हूं, मैं सपोर्टिव नहीं हूं लेकिन मैं जस्ट एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि आज भी गांव में कोई अगर ब्राह्मण छोटा बच्चा जा रहा है तो उसको पैर छुआ जाता है। इफ ए ब्राह्मण इज पुअर, he is not socially boycotted, but if there is a dalit in many parts, that person is socially boycotted। तो आप जो अनरिजर्व्ड क्लासेस हैं और बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको आप कैसे एक थाली से, एक ही तराजू में तोल सकते हैं? ये तो क्लियरली वायलेशन है आर्टिकल 14 का, जो कि कहता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, जिसका मतलब है कि लाइक्स शुड बी ट्रीटेड अलाइक, राइट। क्योंकि इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है, उसका अपलिफ्टमेंट तो किया जा सकता है, और भी तरीके हैं। सब्सिडीज देती है गवर्नमेंट, है ना, सब्सिडीज का देना हुआ, फॉर एग्जाम्पल स्कीम्स होती हैं, गवर्नमेंट की जॉब स्कीम्स होती हैं, राइट। तो बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं, सब्सिडीज, गैस सब्सिडीज मिलती हैं, हाउसिंग सब्सिडीज मिलती हैं। तो ये एक तरीका है इकोनॉमिक बैकवर्डनेस को अपलिफ्टमेंट करने का। आप इंडिया ने अभी देखा होगा, आपने स्टार्टअप इंडिया प्लान भी लॉन्च किया था, मुद्रा योजना भी लॉन्च हुई थी, लोन योजना भी लॉन्च हुई थी। तो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस को रिमूव करने के बहुत सारे क्राइटेरिया, लेकिन जो सोशल बैकवर्डनेस है वो एक स्टिग्मा है, वो हार्ट्स में शुरू से लेके अंत तक रह जाता है, उसको कैसे रिमूव करेंगे, उसके अगेंस्ट जाता है, राइट। तीसरा, एक इनकंसिस्टेंसी ये देखिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट जो है वो टैक्सेबल इनकम जिस पे टैक्स लग सके उसको 5 लाख क्लियर करता है ना। टैक्सेबल इनकम इज 5 लाख, ठीक है, टैक्सेबल इनकम इज 5 लाख, लेकिन इस पॉलिसी में 8 लाख को इंक्लूड किया गया, ठीक है।
8 लाख को कहा गया कि 8 लाख से एनुअल सैलरी आपको इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में होने के लिए, तो 8 लाख पर एनम की सैलरी को इंक्लूड, पर एनम की इनकम को इंक्लूड किया गया। टैक्सेबल इनकम आप 5 लाख मानते हैं, ये तो हाईली इनकंसिस्टेंट है। ये कहां से जस्टिफाई हुआ कि आप टैक्स 5 लाख से ऊपर लगा देंगे लेकिन इकोनॉमिकली वीकर आप 8 लाख को बोल रहे हो? हाउ इज इट पॉसिबल? ऑल्सो मोर देन 95%, 95% से अधिक जो जनता है भारत में, वो इस कैटेगरी में लाई करती है कि जिनका एनुअल इनकम लेस देन 8 लाख, और उनके लिए आप 10% रिजर्वेशन दे भी रहे हो तो ये नो रिजर्वेशन के बराबर है। इस रिजर्वेशन का कोई मतलब नहीं है। 95% लोगों के लिए 10% रिजर्वेशन इज नो रिजर्वेशन, राइट? इट इज नो रिजर्वेशन एट ऑल। और इसका जो कॉन्सिक्वेंस था, मतलब एक जो चाहत थी, वो एक रिजर्वेशन उन क्लासेस को देने की जो कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड थे। लेकिन इकोनॉमिकली बैकवर्डनेस एंड सोशल बैकवर्डनेस सेम नहीं है। आर्टिकल 14 का वायलेशन हो रहा है यहां पे। तो ये पूरी की पूरी डिबेट थी, ये पूरा का पूरा सिनेरियो था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। एंड इसी के साथ हम लोग आज के लेक्चर को फिनिश करेंगे। प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आपको मजा आया या नहीं, एंड पूरा ऐसे ही डिटेल्ड एनालिसिस में करवाता हूं ताकि आपको थोड़ा लेक्चर ये लंबा हो गया हालांकि, बट आपको कभी भी किसी भी एग्जाम में दिक्कत ना आए एंड सारी चीजें आपके लिए स्मूथ हो। प्लीज वीडियोस को जितना हो सके लाइक कीजिए। आपका शेयरिंग ही हमारे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है। इसी तरीके से मैं वीडियोस लाता रहूंगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। और हां, जाने से पहले एक बात और, एक वीडियो मैंने लॉन्च किया है, वो थोड़ा सा करंट अफेयर्स बेस्ड है, जिसमें कि द रेजिस्टेंस फ्रंट, जो नया मिलिटेंट ग्रुप, पाकिस्तान फंडेड मिलिटेंट ग्रुप है, ये राइज हो रहा है कश्मीर में एंड टारगेटेड किलिंग्स कर रहे हैं ये लोग, उसके ऊपर है। जरूर जाके देखिए, चैनल के वीडियोस में आपको मिल जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।